नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केबल एकेडमी पर। देखिए, यहाँ चर्चा हो रही है भौतिक भूगोल के बारे में, भारत के भौतिक भूगोल के बारे में, ठीक है। और इसमें बात हो रहा है भारत का भौतिक विभाजन, इस पे बात चल रही थी हमारी, जिसमें हमने उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों के साथ साथ दक्षिण के पठार और आदि चीज़ों के बारे में बात कर लिया था। दर्रा, घाटियाँ, हिमनद सब हो गया था हमारा, हिमनद यानी कि ग्लेशियर। और यह इस चैप्टर का या इस टॉपिक का सबसे अंतिम टॉपिक है। कौन सा? तटीय भाग, ठीक। इसमें हम बात करेंगे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और साथ ही साथ भारत के तटीय प्रदेशों के संबंध में, ठीक है, जो समुद्र से टच किए हुए हैं, ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है, भारत तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक। इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर हिंद महासागर है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, सीधा बात कर लेते हैं। थोड़ा सा प्रश्नों की तरफ चलने से पहले जो है कुछ चीज़ें यहाँ पर जान लीजिए, ज़रूरी हैं। देखिए, भारत की जो सीमा है ना, वह कुल कितने उससे मिलती है, राज्यों से, बताइए। समुद्री सीमा भारत की कितने राज्यों से घिरी हुई है? तो भारत की समुद्री सीमा जो है 9 राज्यों से प्लस 4 केंद्र शासित प्रदेशों से घिरी हुई है, ठीक है। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक। उसमें अगर बात कर लें कि सबसे छोटी तटरेखा और सबसे बड़ी तटरेखा किसके साथ है, तो सबसे बड़ी तटरेखा है गुजरात राज्य की और सबसे छोटी तटरेखा है गोवा राज्य की, ठीक है। हालांकि अगर यह प्रश्न आ जाएगा केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिला करके, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ज़्यादा होगा 1962 किलोमीटर, जबकि गुजरात का है 1214 किलोमीटर, ठीक है। वहीं अगर जो है मुख्य भूमि की ही बात करें, केवल अंडमान निकोबार द्वीप को हटा दिया जाए, तो भारत की मुख्य भूमि को कुल कितने भारत की मुख्य भूमि की कितनी लंबाई जो है समुद्र से घिरी हुई है, तो यह है 5422.2 किलोमीटर, ठीक है। भारत के तटीय क्षेत्रों की लंबाई है, ठीक। मुख्य भूमि से लगे तट क्षेत्र की लंबाई है यह 5422 किलोमीटर। और कुल कितनी लंबाई है भारतीय तटरेखा की? 7516 किलोमीटर, ठीक है। यह चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत। प्रश्नों में सीधा सीधा कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, आपको बताना होता है कि भारत की तटरेखा सबसे लंबी किसके साथ जुड़ी हुई है, सबसे छोटी किसके साथ जुड़ी है, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है, अन्यथा भारत की मुख्य भूमि से सटे कुल तट की लंबाई कितनी है। वहीं अगर मुख्य भूमि से दूर बात कर लें कुल तट की लंबाई, तो इसे आप माइनस करके या प्लस माइनस करके यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से। अगर फिर भी जानना है तो 2049 किलोमीटर, ठीक। चलिए, कुछ और चीज़ें हैं, उन्हें भी यहाँ देख लेते हैं प्रश्नों की तरफ चलने से पहले। तो देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो मैप, इसमें देखिए यह जो रेखा है, यह जो सीधी सीधी लाइन है, इसे बोलेंगे आधार रेखा, ठीक। और बाकी आधार रेखा ठीक आगे जो ये थोड़ा सा भाग बचता है, इसे क्या बोलते हैं? इसे प्रादेशिक जल क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। इसे प्रादेशिक जल क्षेत्र बोलते हैं। प्रादेशिक जल क्षेत्र के आगे जब हम 12 नॉटिकल माइल तक आगे बढ़ते हैं, तो यह हो जाता है आपका क्षेत्रीय सागर, ठीक। क्षेत्रीय सागर या फिर टेरिटोरियल सी बोलते हैं। इसमें भारत से संबंधित जो भी कानून है वह यहाँ पे लागू होते हैं पूरी तरीके से, आपराधिक कानून वगैरह सब कुछ, ठीक। इसके आगे और थोड़ा सा बढ़ते हैं तो आ जाते हैं समीपस्थ सागर या फिर कॉन्टिग्यूअस जोन में। और कॉन्टिग्यूअस जोन कितने नॉटिकल माइल तक चलना होता है? कॉन्टिग्यूअस जोन जाने के लिए आपको 24 नॉटिकल माइल तक चलना होता है। इसमें भारत सरकार के सीमा शुल्क वसूली, वित्तीय अधिकार आदि जो है अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है। संपूर्ण कानून नहीं लागू होते हैं, कुछ हद तक कानून लागू होते हैं, ठीक। इसके और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो और थोड़ा सा आगे बढ़ते ही कौन सा क्षेत्र मिलता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। कितना आगे बढ़े? थोड़ा सा मतलब कितना? थोड़ा सा मतलब 200 नॉटिकल माइल तक जो है भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। इसमें भारत, चूँकि भारत का कोई भी देश 200 नॉटिकल माइल के अंदर अंदर वैज्ञानिक खोज या अनुसंधान या फिर रिसर्च वगैरह कर सकता है, इसके अलावा उसे छूट नहीं मिली हुई, यहाँ देखिए, ठीक है। इसके अलावा यह जो है उसके जो है लॉ के अंदर नहीं आता है, इसके अंदर वह बस रिसर्च वगैरह के लिए अपना एक्सप्लोर कर सकता है इस समुद्र को, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। और अब कुछ उतना खास नहीं, सीधा चलते हैं प्रश्नों की ही तरफ। तो प्रश्नों की तरफ चलने से पहले जो मित्र नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को ज़रूर से ज़रूर दबा दें, वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। चलिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तट के साथ भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? ऑप्शन है ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोचीन अथवा डी विशाखापत्तनम। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चेन्नई तट के साथ जो है भारत की औसत समुद्री सीमा को नापा जाता है, ठीक। कुछ ऐसा बताने वाला इसमें नहीं है, कहीं पर भी कुछ ऐसा समझाने वाली बात नहीं। सीधे सीधे प्रश्नों को देखिए और प्रश्नों से ही समझिए, ऐसे ही प्रश्न आते भी हैं, ठीक है। बताइए, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? ऑप्शन है ए तट से 3 समुद्री मील तक, बी तट से 6 समुद्री मील तक, सी तट से 12 समुद्री मील तक अथवा डी तट से 24 समुद्री मील तक। चलिए,
सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, प्रादेशिक या क्षेत्रीय एक ही बात होती है ना, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, यह आधार रेखा से जो है 12 समुद्री मील तक भारत की या किसी भी देश की सामुद्रिक सीमा यही होती है। 12 समुद्री मील तक जो है आप 12 नॉटिकल माइल तक आपके सारे लॉ लागू हो जाते हैं। ठीक है, वह आपका क्षेत्रीय समुद्र ही गिना जाता है। ये यूँ कहें तो क्षेत्रीय सागर बोला जाता है उसे। इसके बाद आपका आ जाता है 24 नॉटिकल माइल वाला, जैसे ये है तो 24 नॉटिकल माइल वाला हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस जोन में चला जाएगा, जिसमें आपके कुछ लॉ लागू होते हैं। जैसे कि आप वहाँ से टैक्स ले सकते हैं, कोई गुजर रहा है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले सकते हैं, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। ठीक है, वित्तीय अधिकार सिंपली बोलें तो 24 नॉटिकल माइल तक आपको वित्तीय अधिकार प्राप्त होता है। ठीक, और 24 नॉटिकल माइल से और थोड़ा आगे जाएंगे 200 तक अगर जाते हैं तो उसे अनन्य आर्थिक जोन बोलते हैं। और इस आर्थिक जोन के अंदर 200 नॉटिकल माइल तक आप जो है आपके समुद्र में रिसर्च वगैरह करने के अधिकार होते हैं। और सारी चीज़ें तट रेखा या आधार रेखा से ही मापी जाती। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब 24 से फिर 200 चलो, नहीं, 12 से 24 चलो, नहीं, सब कुछ आधार रेखा से माना जाता है। ठीक, एक आधार रेखा यहाँ होती है, इसके आगे ही सारी चीज़ें नापी जाती हैं। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग है। ऑप्शन है ए 3500 किलोमीटर, बी 8000 किलोमीटर, सी 6000 किलोमीटर अथवा डी 7500 किलोमीटर। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। भारत की तटरेखा की लंबाई कुल 7516 किलोमीटर है। ठीक, निकटतम लगभग पूछा है तो लगभग आपको भी बताना है 7500 किलोमीटर है। ठीक, अगर मुख्य भूमि की बात कर लेता है यहाँ पे तो मुख्य भूमि की कितनी है, मुख्य भूमि की आप लगभग में 5000 बता सकते हैं। और अगर एग्जैक्ट आपको मिल जाए कहीं पर तो 5422। ठीक, 5422, 5000 और 5500 कुछ भी आ सकता है प्रश्न में, आप उसे कर लेंगे। और मुख्य भूमि के अलावा तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो यह है 2094 किलोमीटर। सब किलोमीटर में है, किलोमीटर में है, किलोमीटर में है, यहाँ भी देखिए किलोमीटर में ही है। ठीक है, आइए चलते हैं सीधा अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पूछ रहा है कि भारत की तटरेखा है। ऑप्शन है 6200 किलोमीटर, बी 6100 किलोमीटर, सी 5985 किलोमीटर या डी 6175 किलोमीटर। चलिए, हमने देखा कि भारत की तटरेखा 7500 किलोमीटर के लगभग यानी कि 7516 किलोमीटर, इसमें कहीं बात नहीं किया गया मुख्य भूमि या किसी अन्य की, तो यह प्रश्न गलत ही दिया गया था। ठीक, लेकिन चूंकि आपको आंसर एक चुनना था तो बेस्ट आंसर आपका होता 5985 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे प्रश्न आए तो थोड़ा सा दिमाग लगाया करिए, बेस्ट आंसर देने का प्रयास करिए या कि नहीं उसे छोड़ दें। अगला प्रश्न देखिए कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात अथवा डी तमिलनाडु। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बात हो चुकी है हमारी इसके बारे में। 1214 किलोमीटर है, 12000 कहाँ, कुल तो 7500 ही है। 1214 किलोमीटर है गुजरात के तटरेखा की लंबाई। ठीक, गुजरात की ये जो तटरेखा है इसकी लंबाई 1214 किलोमीटर है। और सबसे छोटी किसके साथ है, सबसे छोटी है गोवा के साथ। और अगर केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में आता और बाकी राज्य और केंद्र शासित दोनों के संदर्भ में अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको क्या बताना है, अंडमान और निकोबार, इसकी कुल लंबाई तटरेखा कितनी है, 1900 के लगभग है। ठीक, अगर एग्जैक्ट बात करूँ तो 1962। चलिए चलते हैं सीधा अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत की निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल अथवा डी गुजरात। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी गुजरात। एक बार ना आइए सारी तटरेखाओं की लंबाई आप देख लीजिए, क्या पता कल को गुजरात ऑप्शन में ना आए तो आपको करना क्या होगा। देखिए, गुजरात की तो 1214 किलोमीटर है, महाराष्ट्र की 652 किलोमीटर है, गोवा की 118, कर्नाटक की 280, केरल की 569 और तमिलनाडु की 906, आंध्र प्रदेश की 973, उड़ीसा की 476, पश्चिम बंगाल की 157, दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप की हो गई 42.5 किलोमीटर, लक्षद्वीप की 132, पुडुचेरी की 30.6 और अंडमान निकोबार की 1962। इस प्रकार से अगर मुख्य भूमि में आ जाए, गुजरात के अलावा आपको बड़े छोटे क्रम में लगाने के लिए आ जाए तो सबसे लंबा किसका होगा, सबसे लंबा होगा आंध्र प्रदेश का 973, उसके बाद तमिलनाडु का 906, फिर देखिए किसका आ रहा है, फिर मेरे ख्याल से ये है 652 महाराष्ट्र का। ठीक, और चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका केरला का 569 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आप ये कहेंगे कि भैया यहाँ पर सबसे छोटा 42 इसका है, गोवा का तो 118 है। तो जब केंद्र और राज्य दोनों के संदर्भ में आएगा तब आप इसे नहीं इसे करेंगे, पुडुचेरी। ठीक, 30.6 ही है, यह अभी केंद्र शासित प्रदेश है।
ठीक है। देखिए अभी हाल ही में दादरा और नगर हवेली को एक कर दिया गया था, एक केंद्र शासित राज्य बना दिया गया था। पहले यह 2 थे। कब यह हुआ था? 26 जनवरी 2020 से यह नियम या फिर यह प्रभाव में आ गया था। ठीक है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव को अब एक कर दिया गया है। चलिए सीधा प्रश्नों पर चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? ऑप्शन है ए 7, बी 8, सी 9 अथवा डी 10। चलिए बताया गया आपको कि 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है यह भारत की समुद्री तट रेखा से मिले हुए हैं। ठीक, अगला बताइए कि प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। ऑप्शन है ए अरब सागर का, बी बंगाल की खाड़ी का, सी हिंद महासागर का अथवा डी प्रयाग में गंगा यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती के संगम का। चलिए रत्नाकर जो है यह हिंद महासागर को बोला जाता था प्राचीन ऐतिहासिक भूगोल में। ठीक है, अगला बताइए कि सर्वाधिक तटीय अपरदन किस कारण होता है? ऑप्शन है ए लहरों से, बी ज्वार भाटा से, सी धाराओं से अथवा डी सुनामी लहरों से। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, लहरों से ही सर्वाधिक तटीय अपरदन। अपरदन क्या होता है? जब लहरें समुद्र से तटों से टकराती हैं तो कुछ जो है यहाँ पर जो चीज़ें रहती हैं, ठीक, मान लीजिए यहाँ ज़मीन है या पत्थर है तो इसको खुरसती रहती हैं, थोड़ा थोड़ा खुरसते खुरसते अंदर आते हैं। यही कारण है कि तटें जो हैं वो ऐसे ऐसे आपको हर जगह मिलेंगे। ठीक, कहीं एक समान रूप से ऐसे सीधी नहीं है तटें कि ऐसे तट ऐसे चली आई सीधे सीधे, बिल्कुल नहीं। वह जो है ऐसे ऐसे जिगजैग करते हुए इधर उधर, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं ज़्यादा कहीं कम, इस प्रकार से कई प्रकार की भू आकृतियाँ भी बनती हैं। इनके बारे में भी बात होगी, काफ़ी प्रश्न आते हैं सीधे सीधे भू आकृतियों से बात होगी जब हम भौतिक भूगोल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं। तो यहाँ सुनामी से कंफ्यूज मत होइएगा। सुनामी यदा कदा कई सालों में एक बार आता है। ज्वार भाटा भले दिन में 2 बार आता है, लेकिन होता क्या है, ज्वार भाटा एक बार आएगा एक बार चला जाएगा, लेकिन लहरें तो लगातार टकरा रही हैं ना। चलिए चलते हैं सीधा अब अगले चैप्टर की तरफ। बात करते हैं पूर्वी एवं पश्चिमी तट के बारे में। ठीक, पूर्वी एवं पश्चिमी तट के साथ लक्षद्वीप। पहले पूर्वी और पश्चिमी तट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए कुछ चीज़ें जान लीजिए। देखिए भारत के उत्तरी भाग में, मैप अपना उठा लीजिए, बिना मैप के ज्योग्राफी मत किया करिए, आपके समझ में भी नहीं आएगा, सारी चीज़ ऊपर से उड़ जाएंगी। यही कारण रहता है कि ज्योग्राफी आपको कठिन लगता है, जबकि बिल्कुल और कुछ नहीं है ज्योग्राफी में, ये जान लीजिए। ठीक है, तो मैप उठा लीजिए, मैप में इन सब शहरों की, इन सब चीज़ों की जिसकी बात चलेगी यहाँ पे उसकी लोकेशन आपको देखते रहना है भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो देखिए पूर्वी एवं पश्चिमी तट की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी तट के बारे में। देखिए पश्चिमी तट जो है पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में स्थित एक संकीर्ण या फिर पतला मैदान है, इसे पश्चिमी तट बोल देते हैं। इसके बाद इधर आपका पहाड़ी क्षेत्र यानी पश्चिमी घाट का एरिया आ जाता है और ये आ जाता है आपका समुद्र। ठीक, इसी को यहाँ बोला जा रहा है कि यह जो है पश्चिमी तट जो है एक संकीर्ण या पतला मैदान है पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में का। ठीक, इस तट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट में? तो इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट बोलते हैं। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से लेकर के गोवा तक के भाग को कोंकण तट बोलते हैं। कर्नाटक तट सिर्फ कर्नाटक वाले हिस्से को बोलते हैं। इसके बाद दक्षिणी भाग यानी केरल वाले तट को मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, यह जो मुंबई है, मुंबई के बाद जो गोवा है, इन सबको क्या बोलेंगे? इन दोनों को बोलते हैं कोंकण तट। और एक सेकंड सब हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ मान लीजिए मुंबई है, यहाँ मान लीजिए गोवा है। ठीक, तो गोवा और मुंबई के बीच के अरब सागर तट को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कोंकण तट। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। आगे जैसे ही कर्नाटक पहुँचते हैं तो कर्नाटक तट को कर्नाटक के नाम से ही बोला जाता है, कर्नाटक तट। और फिर कर्नाटक बाद यहाँ हम केरल की तरफ आ जाते हैं और केरल वाले तट को मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है, वहीं पूर्वी तटीय मैदान की पूर्वी तट की बात करें, अगर इधर पूर्वी तट की तरफ चले आएँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ महानदी जो नदी है, इसके बाद महानदी से लेकर के कृष्णा नदी तक। ठीक, महानदी से लेकर के कृष्णा नदी तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उत्तरी या नॉर्दर्न सरकार। आपको मैप में मिला हुआ मिल जाएगा उत्तरी सरकार। ठीक, हिंदी वाला मैप है तो उत्तरी सरकार लिखा होगा, इंग्लिश वाला मैप है तो नॉर्दर्न सरकार लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या कुछ नहीं बोलते हैं ना। इसके बाद यहाँ पर जैसे यहाँ डीवी आइसलैंड पड़ता है। ठीक, एक कृष्णा नदी के पास जो है आपको डीवी आइसलैंड मिलेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? यहाँ डीवी आइसलैंड से क्या बोलते हैं? क्या टीवी आइसलैंड ही बोलते हैं। इसके आगे जैसे ही बढ़ेंगे, डीवी आइसलैंड के आगे जैसे ही बढ़ेंगे, यहाँ डीवी आइसलैंड से लेकर के आपका जो है वहाँ कन्याकुमारी तक। ठीक, कुमारी अंतरिप बार बार मैप में आपको लिखा हुआ मिलेगा, कन्याकुमारी मुश्किल है मिले।
ठीक है। मैप मानी फिजिकल मैप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फिजिकल मैप की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल मैप की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पर कुमारी अंतरीप का क्षेत्र मिलेगा। तो यह यानी कि डीवी काउंसिल से लेकर के आपका यहाँ तक का क्षेत्र क्या कहलाएगा, यह कहलाता है, बताइए, यह कहलाएगा कोरोमंडल तट, ठीक, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सारी चीज़ कि आंध्र प्रदेश के फाल्स डीवी बिंदु से, ठीक, डीवी काउंसिल बोल रहा हूँ, फाल्स डीवी बिंदु से, आंध्र प्रदेश का जो फाल्स डीवी बिंदु है, ठीक, यह कृष्णा नदी जो डेल्टा बनाती है इसी के पास, यहाँ पर आपको मैप में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो जब आप मैप देखेंगे ना, तो ये जो क्षेत्र जो उभरा हुआ थोड़ा सा है पहले ही नंबर पे, यहीं पर आपको मिल जाएगा यह लोकेशन, फाल्स डीवी पॉइंट लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ से लेकर के नीचे तमिलनाडु के केप कमोरिन तक के भाग को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट, ठीक है। चलिए आ जाइए अब सीधा मैप की प्रश्नोत्तर की तरफ। कुछ खास अब है नहीं। हाँ, एक बार अगर आप सारे उनको जानना चाहते हैं, बंदरगाहों को जानना चाहते हैं, तो उसे भी देख लीजिए। देखिए, प्रमुख बंदरगाह जो है वो है मुंबई महाराष्ट्र में, कांडला गुजरात में, मुरमुगांव गोवा में है, जवाहरलाल नेहरू यानी JNPT पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, जंजीरा भी महाराष्ट्र में है, उडुपी कर्नाटक में, कोचीन केरल में, कोची केरल में, न्यू मंगलोर आदि है। वहीं ये पश्चिमी तट की बात हो रही, पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक, महाराष्ट्र और केरल की बात हो रही, तो आप समझ ही रहे होंगे, ठीक। उसके बाद भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं, तो हल्दिया, विशाखापत्तनम, पारादीप और एन्नोर। एन्नोर तमिलनाडु में है, न्यू तूतीकोरन भी तमिलनाडु में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, पारादीप उड़ीसा में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। चलिए, तो यहाँ पहला ही प्रश्न है, इसमें बताना है आपको कि जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल और सिंधुदुर्ग, इन सभी नगरों को इनके क्रम से लगाना है। चूँकि यह इस वजह से आया ऐसा प्रश्न क्योंकि यह सभी बंदरगाह हैं, तो आप बताइए इन सभी बंदरगाहों को लगाइए इनके क्रम से। इसके लिए आपको करना होगा क्या, मैप में जाइए, मैप में एक जगह लिखा होगा, बाहर मैप के सिलेबस में देखिए, वहाँ पर जो चैप्टर वाइज चीज़ें दी हूँ वहाँ लिखा होगा कि भारत के एयर रूट और सी रूट के बारे में लिखा होगा, उनको देखिए, ठीक है। पहुँच गए आप सी रूट पे, मेरे ख्याल से पहुँच गए होंगे। तो उन सी रूटों में बात कर लेते हैं सभी के बारे में ना, किसी एक के बारे में बात करें और मान लीजिए यह प्रश्न ना आए तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे उत्तरी जो तट वो है भारत का, ठीक, ऐसे मैं बना दे रहा हूँ एक छोटा सा। तो सबसे उत्तरी जो वो क्या बोल रहा है, किसकी बात हो रही है, बंदरगाहों की जो बात हो रही है, तो सबसे उत्तरी जो बंदरगाह है, पोर्ट है, यह कौन सा है, यह है कांडला, ठीक, कांडला लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, कांडला। मैप उठाए हैं आप तो आसानी होगा, कांडला का वैसे के ही लिखना था। इसके बाद कांडला के बाद आप आ जाएंगे पोरबंदर में। गुजरात तो सही से बनाया ही नहीं हूँ, मैप में है क्या, नहीं है। देखिए, यह ऐसे आप गुजरात बना लीजिए, ठीक है, और उसके बाद अब आ जाइए, तो यहाँ मिल जाएगा आपको, यहाँ पर आपको कांडला मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पोरबंदर मिल जाएगा, पोरबंदर के बाद यहाँ पर वेरावल मिल जाएगा, ठीक। सबसे उत्तर में कांडला के दक्षिण में थोड़ा सा पोरबंदर के दक्षिण में वेरावल, ठीक। फिर यहाँ आ जाइए, अब मुंबई मिल जाएगा, मुंबई के बाद JNPT मिल जाएगा, JNPT वहाँ पर है नवी मुंबई में, ठीक है। तो मुंबई मिल गया, मुंबई पोर्ट मिल गया, मुंबई पोर्ट के बाद JNPT पोर्ट मिल गया, ठीक। दक्षिण में ही आ रहा है, सीधे सीधे दक्षिण में बढ़ रहा है। कांडला सबसे उत्तर में है, कांडला के दक्षिण में पोरबंदर, पोरबंदर के और दक्षिण में आएंगे तो वेरावल, वेरावल के और दक्षिण में आएंगे तो मुंबई, मुंबई के और दक्षिण में आएंगे तो JNPT, और JNPT के और दक्षिण में आएंगे तो गोवा जैसे ही पहुँचते हैं, गोवा, ठीक। गोवा में आपको मुर्मुगांव मिल जाएगा, क्या, मुर्मुगांव मिल जाएगा गोवा में, एम लिख दे रहा हूँ खाली, मुर्मुगांव मिल जाएगा गोवा में। गोवा के और नीचे आएंगे तो आपको मंगलौर मिल जाएगा, कहाँ पर, मंगलौर कहाँ पर, कर्नाटक में मिलेगा ना, ठीक है। इसके थोड़ा सा और दक्षिण में आएंगे तो आपको मिल जाएगा तेलाससेरी मिल जाएगा। इसके थोड़ा सा और दक्षिण में आएंगे तो आपको कोची मिल जाएगा, और कोची के साथ ही समाप्त होते हैं पश्चिमी घाट के बंदरगाह, ठीक। अब चलिए यहाँ पर ऐसे ऐसे बना दे रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं उत्तरी कह रहा हूँ, पूर्वी तट के बंदरगाहों के बारे में क्रम वाइज, उत्तर से चलें या दक्षिण से चलें, ऐसे कलकत्ता वाला भी चाहिए ना, उत्तर से ही चलते हैं। तो देखिए, सबसे उत्तर में आपको मिल जाएगा, क्या बताइए, सबसे उत्तर में हल्दिया मिल जाएगा, कलकत्ता के पास आप देखेंगे मैप में हल्दिया मिल जाएगा। हल्दिया के बाद उड़ीसा में है पारादीप, ठीक, उड़ीसा दक्षिण में है ना कलकत्ता के, पश्चिम बंगाल के, तो उड़ीसा और दक्षिण में पारादीप जो है हल्दिया से और दक्षिण में हो जाएगा। और हल्दिया के बाद फिर नीचे आते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ, यहाँ आपको विशाखापत्तनम मिल जाएगा और दक्षिण में, ठीक। आंध्र प्रदेश के थोड़ा सा और दक्षिण में आएंगे, विशाखापट्टनम थोड़ा सा और दक्षिण में आएंगे तो यहाँ आपको काकीनाडा मिल जाएगा। काकीनाडा
काकीनाडा के और थोड़ा सा दक्षिण में आएंगे तो यहाँ आपको मछलीपट्टनम मिल जाएगा। मछलीपट्टनम के और दक्षिण में आएंगे तो चेन्नई, चेन्नई के और दक्षिण में आएंगे तो आपको मिल जाएगा नेगारीपट्टनम, ठीक, नागरपट्टनम, नेगारी कह रहा हूँ, नागरपट्टनम मिल जाएगा। और नागरपट्टनम के और थोड़ा सा दक्षिण में आएंगे, श्रीलंका से थोड़ा सा जो ये आया एडम्स ब्रिज आया है, एडम्स ब्रिज के थोड़ा सा साइड में आप देखेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा तूतीकोरन, ठीक, सबसे दक्षिण में तूतीकोरन बंदरगाह है, याद हो जाना चाहिए। सबसे उत्तर में अगर बात करेंगे तो सबसे उत्तर में आपको गुजरात की तरफ कांडला, पश्चिमी क्षेत्र की तरफ कांडला मिलेगा और दक्षिणी क्षेत्र की तरफ आपको हल्दिया मिल जाएगा, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आइए यहाँ बात कर लेते हैं, इसमें सही आंसर क्या है। देखिए पर्टिकुलर हर चीज़ हर मैप में मिलना संभव नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो सबके बारे में पर्टिकुलर थोड़ा थोड़ा और देख लेते हैं। जंजीरा कहाँ पर है? जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है, ठीक है। जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, फिजिकल मैप में देख सकते हैं आप। सिंधुदुर्ग जो है यह महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है। कन्नूर केरल के कन्नूर जिले में है। और नागरकोइल यह तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में है, नागरकोइल, ठीक है। चलिए चलते हैं सीधा अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी, यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें और उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान कहाँ का है ये बताना है आपको। ऑप्शन है ए तमिलनाडु तट पर, बी केरल तट पर, सी के कर्नाटक तट पर, अथवा डी गोवा तट पर। इस संदर्भ में आपको जो है हिस्ट्री याद होनी चाहिए, आप आसानी से आंसर दे लेंगे। चलिए सही आंसर तो है ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु का यह बात की जा रही है यहाँ पे तरंगमबाड़ी की। किसकी बात की जा रही है? तमिलनाडु के तरंगमबाड़ी की बात की जा रही है। यहाँ चूँकि वास्तव में वास्तविकता यह थी कि यहाँ पर डेनमार्क वासियों का कब्जा था, ठीक है। ये जो है यहाँ पे 1620 में आए थे और यहाँ पे बाद में जब बेच के चले नहीं जाते हैं ये डेनमार्क वाले अपने सारे उद्योग धंधे सब कुछ, किसे? अंग्रेज़ों को। 1845 तक ये यहाँ रहते थे, ठीक है। तो इनके द्वारा यहाँ जो है जेरूसलम भी बनवाया गया था, गिरजाघर भी बनवाया गया था, दुर्ग बनवाया गया था चारों तरफ, ठीक है। थोड़ा सा और अगर चर्च के बारे में जानना चाहें तो जिरवेन चर्च और न्यू जेरूसलम चर्च यहाँ का प्रमुख इमारतें, ठीक है। यहाँ से आप जो है न्यू जेरूसलम चर्च जो है आपको कई बार डायरेक्ट प्रश्नों में भी देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। बताना है आपको नीचे जो मानचित्र दिया है इसके माध्यम से कि यह किस चीज़ को बता रहा है, ठीक। ऑप्शन है आपके सामने कि समुद्र तटीय प्रदूषण क्षेत्र, बी लवण गहनता सममान रेखा, सी वे क्षेत्र जिन तक प्रभुसत्ता का विस्तार है, अथवा डी अंतर्जलीय उच्चावच रेखा। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी अंतर्जलीय उच्चावच रेखा। देखिए यह जो एरिया है ना, यह इसे जो तट के साथ जो जुड़ी रहती इसे महाद्वीपीय मग्न तट बोलते हैं। जब किसी महाद्वीप का कोई भाग जो है वह समुद्र में थोड़ा सा डूबा रहता है तो उसे महाद्वीपीय मग्न तट बोलते हैं। नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, यह सब बताई जाएंगी, लेकिन कब? जब भौतिक भूगोल के बारे में बात होगी, वहाँ पर ये चीज़ें और अच्छे से और विस्तार पूर्वक मिलती हैं, तो वहाँ बात करने में और मज़ा आएगा और आपको जानने में भी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं महाद्वीपीय तट का जो क्षेत्र जो है समुद्र में थोड़ा सा डूबा रहता है, थोड़ा सा बाहर रहता है, उसे बोलते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। और महाद्वीपीय मग्न तट के ठीक नीचे का भाग ये जो क्षेत्र है, ठीक, इसे क्या बोलेंगे? ये भाग आ रहा है, ये जो कॉर्नर का जो लाइन खींची हुई है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे महाद्वीपीय मग्न ढाल, ठीक। महाद्वीपीय मग्न ढाल के बाद के क्षेत्र को क्या बोलेंगे? तो आप देख रहे होंगे मैप में, ठीक है। महाद्वीपीय मग्न तट के बाद का कौन सा हिस्सा आ रहा है? यह आ रहा है ना, यह देखिए एक अलग तरीके से इसका डिजाइन बना हुआ है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं गहरा सागर या गहरा सागरी मैदान, ठीक है। गहरा सागरी मैदान, गहरा सागरीय मैदान। चूंकि यह क्रम ही है, ठीक है। पहले महाद्वीपीय मग्न तट आता है, पहले मग्न तट रहेगा, फिर मग्न ढाल रहेगा। भारत के संदर्भ में मत जाइए पर्टिकुलर, या सभी द्वीपों के साथ एक समान रहता है। सभी जो क्षेत्र जो है समुद्र से सटे हुए हैं वहाँ पर यह चीज़ एक समान है। इसे ऐसे अपने नदी के माध्यम से समझिए। तो नदी पे जैसे पहले यहाँ देख लीजिए मैदान गहरा सागरी मैदान, और इसके बाद का कौन सा क्षेत्र होता है? इसके बाद ये जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ चौकोर चौकोर वाले, यह जो है क्या है? यह सागरीय गर्त हैं, सागरीय गर्त, ठीक है। अब इसको नदी के माध्यम से समझिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो समुद्र को नहीं देखें, और देखे भी हैं तो इतना करीब जाकर के नहीं देखे कि यहाँ समुद्र गहरा है, यहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए
नदी जैसे आप लोग मान लीजिए कोई नदी जब देखते हैं तो नदी का जो कोई भाग होता है, जैसे ही नदी जहाँ से पानी से टच होता है तो आप देखेंगे वहाँ पे स्लोप जो है बहुत हल्का रहता है, बहुत ही हल्का रहता है शुरुआत में। इसको क्या बोल देंगे, कुछ भाग मतलब नदी का पानी कुछ कुछ तट पर भी तो आता है, इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देंगे मग्न तट। ठीक, वह तट जो पानी में डूबा हुआ है। ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे नदी का पानी जो है वह अब ढाल जो है नदी की अब और गहराई तक जा रही, अब थोड़ा सा गहराई तक, थोड़ी सी जो है इसमें गहराई बढ़ रही है ढाल में। ठीक, ढाल थोड़ा सा पानी के अंदर तक जा रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे, ढाल तो है वहाँ पे, इसको बोल देंगे महाद्वीपीय मग्न ढाल। ठीक, यह ढाल है, दाल लिख रहा हूँ, भूख लग रही क्या शायद मुझे। ठीक है, जो ढाल जब थोड़ा सा गहराई तक जाने लगता है पानी के अंदर, उसको मग्न ढाल बोल देते हैं, यानी कि ऐसा ढाल जो डूबा ही हुआ है पानी में, मतलब यहाँ पे पानी रहता ही रहता है। उसके बाद जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अब नदी का पानी जो है, नदी की ढाल जो है थोड़ी थोड़ी सपाट होती जा रही है। ठीक है, यह ढाल जो आया था पहले क्रॉस में सीधा अंदर जा रहा था जैसे, वैसे नहीं, अब यह ढाल जो है हल्का सा स्लोप के साथ, बहुत ही स्लाइटली स्लोप है यहाँ पे, बहुत ही हल्का स्लोप है, और यह अब गहरा हो गया है काफ़ी ज़्यादा। इसे क्या बोलेंगे, गहरा सागरी मैदान या फिर गहरा सागरी मैदान ही बोलेंगे। ठीक है, सागरों के संदर्भ में यह नदी का एग्जाम्पल लेके आपको समझाया जा रहा है बस। और फिर जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, नहीं कहते भैया वहाँ पर तो 3 नाव एक साथ डूब जाएगी, उसको बोलेंगे मैदानी सागरी गर्त। ठीक, सागरी गर्त की वहाँ पानी बहुत ज़्यादा गहरा है। ठीक, 3 कुओं के बराबर गहराई, ऐसे नहीं कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से अब नहीं भूलना चाहिए आपको। तो अब बताइए इसमें कि भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। ठीक है, आ गया ना, पश्चिमी तट और पूर्वी तट का क्रम मिलाना है आपको। बताइए, पहला जंजीरा और उडुपी, पहला जंजीरा, दूसरा उडुपी, तीसरा ओरोविले और चौथा तूतीकोरन। सबके बारे में बात हुई है। चलिए, सही आंसर है केवल ऑप्शन नंबर 1 और 2। ठीक है, बात हुई है। जजीरा कहाँ पर है, जजीरा महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में। वहीं उडुपी जो है कर्नाटक के उडुपी जिले में है। ठीक, अगर बात करें ओरोविले की तो ओरोविले कहाँ पर है, बताइए। ओरोविले तमिलनाडु एवं पुडुचेरी के पास है। ठीक है, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी के पास है ओरोविले। ठीक है, तमिलनाडु प्लस पुडुचेरी। और तूतीकोरन कहाँ है, तूतीकोरन भी आपका तमिलनाडु में ही है। ठीक, तमिलनाडु में तूतीकोरन भी है। ठीक है, चलिए चलते हैं सीधा अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि नीचे जो है सागरी पुलीन दिए हुए हैं और राज्य दिए हुए हैं, इनको मैच कराना है। देखिए, पुलीन ना पता हो तो आपको बता दूं कि जो सागरी बीच होते हैं उनको पुलीन बोला जाता है। अब बताइए, नदी पुलीन भी होता है, सागर भर में नहीं, नदी के किनारे भी बीच बोला जाता है। अब मैच कराइए, वीडियो को पास करके आपको मैच कराना है। चलिए, अब तक आपने वीडियो को पास करके मैच करा लिया होगा। देखिए, मरीना काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, चर्चा में यह क्षेत्र बहुत रहता है, यह तमिलनाडु में है और चर्चा में इस वजह से रहता है, यहाँ तमिलनाडु के कई राजनेताओं को जो है कब्र है या दफनाया गया है उन्हें। ठीक, तो ऐसे मिल गया आपको एक तमिलनाडु। ठीक, बाकियों के बारे में देखिए, सुना है कि नहीं सुना है, मैंने तो नहीं सुना था, शायद आपने सुना हो। बाकियों के बारे में मैंने ऐसे अंदाज़ा लगाया था कि देखिए, गोपालपुर है आपका, उड़ीसा के अलावा कहीं और किसी क्षेत्र का नाम गोपालपुर होगा ही नहीं। गोवा में गोपालपुर जैसी संकल्पना नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ तो मरीना से आपको क्या मिल गया, डी का एक 2 में शार्ट आउट हो रहा था ना। बाकी गोपालपुर का जैसे ही उड़ीसा मुझे मिल गया, मैंने यहाँ देखा, अरे यह क्या, यह तो दोनों में एक पड़ गया। अब क्या करता, अब मुझे चाहिए था कालागुंट और दीघा के बारे में थोड़ी सी जानकारी, लेकिन चूंकि यह जानकारी आ नहीं पा रही थी। कैसे पता किया जाए भाई, मैप सबके पास रहता है, मैप आप खोलिए, मैप में आपको मिलेगा, लेकिन समस्या यह है कि आप एग्ज़ाम में तो मैप पाएंगे नहीं। फिर आपको करना क्या था, आप यह दोनों उस समय करंट में थोड़ा बहुत चर्चा में थे, कालागुंट और दीघा, तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते थे अगर आपने ज्योग्राफिकल करंट भी पढ़ा होता। वैसे करंट आप पढ़ते ही हैं, उसमें सारे करंट रहते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका सही आंसर पहले तो मैं बता दूं कौन सा है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 2 3 4 1, दीघा जो है यह पश्चिम बंगाल में पड़ा। ठीक, गोपालपुर बता ही दिया था मैंने, कालागुंट पड़ गया गोवा में, मरीना बीच पड़ गया तमिलनाडु में, मरीना भी करंट में ही था उस समय, दीघा
कालागुंट, मरीना, यह तीनों ही करंट में थे उस समय के, और नहीं था करंट में तो बस गोपालपुर और एक ऑप्शन अगर बचता है तो आपको लगाने में बिल्कुल आसानी होती है। परेशान मत हुआ करिए, सारी चीज़ें आपको एक जगह नहीं मिल सकती हैं। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम बताना, तट का नाम क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है ए कोरोमंडल, बी मालाबार, सी उत्तरी सरकार अथवा डी कोंकण। चलिए तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट का नाम बताना है, बताइए क्या है। कोंकण है, सॉरी कोंकण कह रहा हूँ, कोरोमंडल। कोंकण तो मुंबई और गोवा के बीच का है। उत्तरी सरकार आपका महानदी से लेकर के कृष्णा नदी के डेल्टा तक का क्षेत्र है, और कोरोमंडल आपका कृष्णा नदी का जो डीवी क्या था भाई, उसका मैं नाम बार बार भूल जाता हूँ, बताइए। जो डीवी क्या है, डीवी काउंसिल है, क्या है, फॉल्स डीवी पॉइंट, फॉल्स डीवी पॉइंट, ठीक, फॉल्स डीवी पॉइंट जो आंध्र प्रदेश का कृष्णा बीच का जो फॉल्स डीवी पॉइंट है, यहाँ से लेकर के तमिलनाडु के केप कुमारिन तक का क्षेत्र जो है यह कोरोमंडल तट कहलाता है। मालाबार आपका केरल वाला तट क्षेत्र कहलाता है। यह दोनों पश्चिमी क्षेत्र के हो गए, और यह हो गया आपका पूर्वी तट का, ठीक है। चलिए चलते हैं सीधा अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा यहाँ लिखा भी हुआ था फास्ट डीवी बिंदु। अगला बताइए कि तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है। ऑप्शन है, मैं देखो जो नहीं मिलता है सीधे उसकी तरफ भागता हूँ, एटलस लेके बैठता हूँ ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए। बिना ज्योग्राफी के, बिना एटलस के, बिना मैप के कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। अगला बताइए कि तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है। ऑप्शन है ए सिरकार तट, बी कोंकण तट, सी मालाबार तट अथवा डी कोरोमंडल तट। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी कोरोमंडल तट, ठीक। आंध्र प्रदेश के जो है यहीं लिखा था ना, फॉल्स डीवी बिंदु से लेकर के तमिलनाडु तक का तट कोरोमंडल तट कहलाता है। सिरकार कोई है ही नहीं, सरकार तट है जो कि फॉल्स डीवी बिंदु से ऊपर की तरफ जाते वक्त आपको महानदी तक का क्षेत्र सरकार तट कहलाता है। मालाबार केरल का हो गया, कोंकण मुंबई और गोवा का। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पूछ रहे हैं कृष्णा डेल्टा व केप कमोरिन के मध्य स्थित है। ऑप्शन है ए कोरोमंडल तट, बी उत्तरी सरकार, सी मालाबार अथवा डी कोंकण। कई बार बात हुई, कोरोमंडल तट है, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से किसे केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है ए मिजोरम, बी कश्मीर, सी कन्याकुमारी अथवा डी गुजरात। कुमारी अंतरीप भी कहते हैं इसे। सही आंसर है कन्याकुमारी, ठीक। केप कमोरिन, कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी। नेक्स्ट कि भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है। ऑप्शन है ए कर्नाटक तट, बी मालाबार तट, सी कोंकण तट अथवा डी कोरोमंडल तट। चलिए सही आंसर है पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। उत्तरी भाग ये पड़ेगा ना गोवा और मुंबई वाला, मुंबई और गोवा वाला, ठीक। और बीच वाला कर्नाटक तट है, और इसके दक्षिण में क्या है, इसके दक्षिण में आपका पड़ जाएगा मालाबार तट। कोंकण तट इधर पूर्वी क्षेत्र से शुरू होगा, तमिलनाडु से शुरू होता है और जाता कहाँ तक है बताइए, जाता है जो है कृष्णा नदी के डेल्टा जिसका नाम है डीवी फॉल्स डीवी पॉइंट। अभी तक मुझे नाम नहीं याद हो पा रहा, पता नहीं आप लोग कैसे याद करते होंगे। फॉल्स डीवी पॉइंट तक आपको कोरोमंडल तट मिल जाएगा, और इसके और ऊपर चलेंगे तो आपको मिल जाएगा उत्तरी या नॉर्दर्न सरकार, ठीक। कहाँ तक, महानदी तक ही जाना है, और इसके आगे मत बढ़ जाइएगा, ठीक है। इसी के साथ यह चैप्टर, चलिए इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए सैंडल पीक के बारे में तो आपको पता ही है, यह जो है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर, और इसे कल्याण शिखर भी बोला जाता है। और है कहाँ पर, तो यह है उत्तरी अंडमान में, ठीक है, यानी कि नॉर्थ अंडमान में यह है। उसके बाद जो है अन्य पर्वतों के बारे में भी बात कर लेते हैं। सैंडल पीक के बाद नंबर आता है उत्तरी अंडमान से, यानी कि नॉर्थ अंडमान से हम चले आते हैं अब मिडिल अंडमान की तरफ। यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी माउंट डिया वैली, डियो वैली या डिया वैली इसे बोलते हैं, डियो वैली। इसकी ऊंचाई है कितनी, इसकी ऊंचाई है 515 मीटर, 515 मीटर, यानी कि यह अंडमान निकोबार की दूसरे नंबर की सर्वोच्च चोटी है, ठीक। और मिडिल अंडमान के बाद हम सीधे चलते हैं दक्षिण अंडमान यानी कि लिटिल अंडमान की तरफ चलते हैं, जिसे लिटिल अंडमान भी बोलते हैं, दक्षिण अंडमान। चलिए ठीक है, थोड़ा याद करने में आसानी होगी, ठीक। उत्तरी, मध्य और दक्षिणी,
ठीक, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान में आपको दो चोटियाँ देखने को मिलेंगी। एक तो पहली मिल जाएगी आपको, कौन सी, यह है माउंट कोएबो, कोएबो, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो माउंट कोएबो की ऊंचाई है 460 मीटर। और इसके बाद माउंट कोएबो से थोड़ा और जैसे ही दक्षिण की तरफ आएंगे तो आपको मिल जाएगा माउंट हैरियट, एकदम लास्ट में जब आप आ जाएंगे, ठीक, एकदम लास्ट में। मैप में देख रहे होंगे आप लोग, माउंट में एकदम रात, जहाँ रूटलैंड द्वीप लिखा हुआ है ना, जो अलग से बना हुआ, रूटलैंड द्वीप के ठीक ऊपर थोड़ा सा पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ आप देखेंगे तो आपको माउंट हैरियट लिखा हुआ मिल जाएगा। तो माउंट हैरियट, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो माउंट हैरियट की ऊंचाई है 450 मीटर, यानी कि चौथे नंबर की यह सर्वोच्च चोटी हो जाएगी आपकी, कहाँ की, अंडमान और निकोबार की। ठीक, अंडमान की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं, ये 10 डिग्री चैनल बना देता हूँ मैं यहाँ पर 10 डिग्री चैनल से, चूँकि यह डिवाइडेड है, तो 10 डिग्री चैनल से डिवाइड करने के बाद जैसे ही हम निकोबार की तरफ आते हैं तो निकोबार में एकदम नीचे चल देते हैं। कहाँ, निकोबार भी कई भागों में विभाजित है, तो कार निकोबार के अलावा जो है एकदम नीचे जब आएंगे हम लोग, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, 3 पॉइंट वहाँ पर भी हैं। कार निकोबार, देखिए यहाँ बना देता हूँ, कार निकोबार, ठीक, लिटिल निकोबार और सबसे लास्ट में ग्रेट निकोबार आपको मिलेगा। तो ग्रेट निकोबार द्वीप में ही आपको मिल जाएगी कैम्बले की खाड़ी, एक तो मिलती है जो कि प्रश्नों में काफ़ी पूछा जाता है, कौन सी, कैम्बले की खाड़ी, यह ग्रेट निकोबार में ही है, प्रश्नों में आता है कई बार, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पर आपको देखना क्या है, यहाँ पर आपको देखना है माउंट थुलियर, माउंट थुलियर, ये जो थुइलर लिखा है इसी को थुलियर भी बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई भी 460 मीटर ही है, ठीक है। तो हो गया सारा चीज़। देखिए सबसे उत्तर में, उत्तरी सरकार में आपको पड़ जाएगा सैंडल पीक, जिसे कल्याण शिखर भी बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। उसके बाद मध्य अंडमान में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी डिया वैली माउंटेन या डियो वैली माउंटेन, जिसकी ऊंचाई 515 मीटर है। उसके बाद लिटिल अंडमान की तरफ जैसे ही चलेंगे तो यहाँ पर मिल जाएंगे आपको कोएबो, माउंट कोएबो, जिसकी ऊंचाई 460 मीटर है। और लिटिल अंडमान या फिर दक्षिणी अंडमान में ही आपको एक अन्य पर्वत श्रृंखला, पर्वत चोटी देखने को मिलेगी जिसका नाम है माउंट हैरियट और इसकी ऊंचाई है 450 मीटर। उसके बाद 10 डिग्री चैनल से गुजरते हुए जैसे ही हम कार निकोबार, लिटिल निकोबार को पार करते हुए पहुंचते हैं कहाँ पर, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार को, लिटिल निकोबार को पार करते हुए, ठीक है, हम पहुँचते हैं प्राइस चैनल की तरफ। ठीक, प्राइस चैनल, यहाँ पर लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच एक प्राइस चैनल है। इस प्राइस चैनल को भी हमको पार करना होगा और इस प्राइस चैनल को पार करते ही हम पहुँच जाएंगे ग्रेट निकोबार में, जहाँ पर हमको सबसे नीचे, सबसे दक्षिण की तरफ मिल जाएगी एक खाड़ी जो कि प्रश्नों में आती है, तो हमारे काम की है, कैम्बले की खाड़ी। और दूसरे एक मिल जाएगा माउंट थुलियर, जिसकी ऊँचाई भी 460 मीटर है। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई। प्रश्न कहीं से भी आए, कुछ भी आए, करना है आपको। अब बताइए, अंडमान व निकोबार क्या है? ए, बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप, बी, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह, सी, अरब सागर में द्वीप समूह, या डी, हिंद महासागर में 2 द्वीप। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, पेन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अंडमान और निकोबार यह दोनों ही बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह। देखिए कुल जो है यहाँ पर देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप हैं और जिनमें से कि 550 द्वीप तो अंडमान में ही हैं और बाकी बचे 22 द्वीप कहाँ पर हैं? 22 द्वीप आपके निकोबार द्वीप में मिल जाएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं सीधा अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो कोई भी सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि हमने देखा है यहाँ पर कि 572 द्वीप है, ये तो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। इसमें आप बेस्ट आंसर भी नहीं दे सकते हो। अगला बताइए, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। ऑप्शन है, ए, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से, बी, अंडमान को म्यांमार से, बी, भारत को श्रीलंका से, या डी, लक्षद्वीप को मालदीव से। चलिए देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अंडमान को म्यांमार से कौन अलग करता है? अंडमान को म्यांमार से अलग करेगा, वहाँ पर बताया था ना कौन सा चैनल था, कोको चैनल। ठीक, और भारत को श्रीलंका से जो है पाक स्ट्रीट और बताइए, पाक जलडमरू मध्य और बोलिए, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, यह जो है भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। साथ ही साथ भारत श्रीलंका से जो है यह राम सेतु या एडम ब्रिज से जुड़ा हुआ है। वहीं लक्षद्वीप को मालदीव से कौन अलग करता है? तो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल,
जहाँ पर यहाँ पर ऊपर आपको मिनिकॉय द्वीप मिल जाएगा और नीचे आपको मालदीव मिल जाएगा, ठीक है। और मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्ष्य भूमि से कौन अलग करता है, तो यह करता है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। सारी चीज़ें फिर से एक बार रिवीजन हो गया आपका, बधाई दीजिए मुझे, थैंक यू बोलिए। चलिए बताइए कि निम्नलिखित द्वीपों के, थोड़ा लाइक करते चला करिए आप लोग, बताइए निम्नलिखित द्वीपों के युगों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। सीधा आंसर अंडमान और निकोबार। अगला बताइए कि निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। सीधा आंसर कहाँ, देखिए अंडमान और निकोबार, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए बंगाल की खाड़ी में, बी अरब सागर में, सी भूमध्य सागर में, अथवा डी चीनी सागर में। थोड़ा सा हम यहाँ बात करेंगे इसके बारे में भी। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, कहाँ पे था प्रश्न भाई, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बैरन द्वीप जो है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में जब आप मिडिल अंडमान में देखेंगे तो मिडिल अंडमान में आपको पोर्ट ब्लेयर मिल जाएगा। पोर्ट ब्लेयर से लगभग आप इधर की तरफ आएंगे, उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो आप कितना, थोड़ा सा मतलब 130-40 किलोमीटर के आसपास जब बढ़ेंगे तो वहाँ आपको एक ज्वालामुखी देखने को मिलेगा। सक्रिय ज्वालामुखी है यह, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है यह, ये जानते रहिए। इसे बोलते हैं बैरन द्वीप या बैरन आइसलैंड। यह सक्रिय ज्वालामुखी भारत का और साथ ही साथ पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। और यह जो है ऐसा नहीं कि बहुत साल पहले यहाँ पे विस्फोट हुआ था, सबसे पहली बार तो दर्ज किया गया था 1700 कुछ में, शायद याद नहीं मुझे, हाँ 1787 में सबसे पहली बार दर्ज हुआ था यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार। उसके बाद से लगातार कई बीच में दर्ज होता गया। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा भी हुआ है 2005-06 में भी यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, यानी कि ज्वालामुखी निकली थी यहाँ से, ठीक, इस ज्वालामुखी से, ठीक है। इसीलिए इसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। और यह भारत के साथ साथ पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप जिसे बोलते हैं, ठीक है। वहीं एक और बात कर लेते हैं, एक ज्वालामुखी आपको और मिलेगी यहाँ जब आप कोको चैनल यानी कि नॉर्थ अंडमान अथवा उत्तरी अंडमान से सीधे देखेंगे पूर्व की तरफ और थोड़ा सा, तो यहाँ आपको मिल जाएगा नारकुंडम द्वीप। कौन सा, नारकुंडम है, ड है, कुंडम द्वीप, ठीक है। यह जो है सुसुप्त ज्वालामुखी, मतलब अब यह निष्क्रिय हो चुका है, निष्क्रिय लिख देता हूँ, निष्क्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। कौन सा, नारकुंडम द्वीप, ठीक। चलिए यह प्रश्न तो हो गया, अगला देखते हैं। यहां बताना है आपको भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है। ऑप्शन है ए बैरन, बी कार निकोबार, सी लिटिल निकोबार, अथवा डी उत्तरी अंडमान। चलिए सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बैरन द्वीप, ठीक। अगला बताइए, यह यूपीएससी का प्रश्न है, आईएएस प्री 2018 का। पहला कथन है कि बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। और कथन 2 है कि बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। और कथन 3 है कि पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। बताना है आपको नीचे कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, और सी है केवल 3, अथवा डी 1 और 3। बहुत ही आसान प्रश्न है, जानते रहिए। अगर आपको कुछ भी ना पता, बस इतना पता बैरन द्वीप जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, तब भी आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। देखिए चूँकि जब यह सक्रिय ज्वालामुखी, पहले तो यह कथन सही है बिल्कुल, ठीक। यह भारत का और साथ ही साथ दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक, दक्षिण एशिया का। उसके बाद देखिए बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व स्थित है। बिल्कुल नहीं पता हमें कहाँ पर स्थित है, ठीक है। मान लीजिए, वैसे तो पोर्ट ब्लेयर के से 140 पड़ रहा है, लेकिन मान लीजिए कि आपको नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, पिछली बार बैरन द्वीप में 1991 में उद्गार हुआ था। जब 1991 में उद्गार हुआ तो यह यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी क्यों दे दिए भाई, निष्क्रिय दे दो, काम खत्म करो। लेकिन नहीं, 2004-05 में भी उद्गार हुआ था, सक्रिय है यह, लगातार निष्क्रिय नहीं बना हुआ है। 2005 के बाद से अभी तक यहाँ पे कभी कभी धुआं उठता मिलता है। तो कथन केवल एक सही है, यह हमें बहुत अच्छे से पता है, बाकी हर जगह आपको 3 3 3 मिल गया। तो सही आंसर आप किसे देखेंगे, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए कितनी बार विस्फोट हुआ है,
1787, 1795, 1803 और 4, 1892, 1991, 1994, 95, फिर 2000, फिर 5-6 लगातार 5-5, 6-6 साल पे होता रहा। पता नहीं क्यों अभी बंद है। अभी कोरोना विस्फोट हो रहा है तो क्या ये बेचारा अलग से आए। अगला बताइए कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। ऑप्शन है ए लिटिल अंडमान, बी लिटिल निकोबार, सी ग्रेट निकोबार अथवा डी बैरन द्वीप। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बैरन द्वीप। नेक्स्ट बताइए कि श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है। और ऑप्शन है आपके पास चिल्का झील के समीप, बी महानदी के मुहाने पर स्थित है अथवा डी सी पुलिकट झील के समीप है या डी गोदावरी नदी के मुहाने पर स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप हमेशा चर्चा में बना रहता है साइंस एंड टेक में। चलिए इसका सही आंसर है पेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, पुलिकट झील के समीप श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, जहां पर एक जो है क्या है भारत का उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र है। ठीक, इसरो का एक उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र प्रक्षेपण केंद्र है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसी कारण से यह भारत में हमेशा जो है चर्चा में बना रहता है। अंतरिक्ष नहीं अंतरिक्ष है। ठीक है, अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, पुलिकट झील। बताइएगा, मैं तो अभी नहीं बताऊंगा, मैं वहाँ बताऊंगा जब अफवाह तंत्रों के बारे में बात होगी हमारी। यहाँ नीचे दिया भी हुआ है लेकिन नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट बताइए कि राम सेतु शुरू होता है। ऑप्शन है ए धनुषकोडी से, बी मंडपम से, सी पम्बन से अथवा डी रामेश्वरम से। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, राम सेतु आपका धनुषकोडी से शुरू होता है। और धनुषकोडी कहाँ से शुरू होता है, जहाँ पर पम्बन द्वीप खत्म होता है। ठीक, जैसे ही यहाँ पम्बन द्वीप आया, पम्बन द्वीप खत्म हुआ, इसके बाद जो है इसे डॉट 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 करते हुए हम श्रीलंका तक पहुँचते हैं। इसी को बोलते हैं राम सेतु या एडम्स ब्रिज। ठीक है, अगला बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप में ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। काफ़ी जो है यह चर्चा में प्रश्न था जब आया था। ऑप्शन है ए सुमात्रा, बी बोर्नियो, सी जावा, डी श्रीलंका। इसके लिए आप पहुंच जाइए फटाक से वर्ल्ड के मैप में। पहुंचे, वहाँ देखिए सबसे समीप कौन सा मिल रहा है, सबसे समीप है सुमात्रा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं, मैपिंग का क्वेश्चन है और कुछ नहीं। इंडोनेशिया का जो द्वीप है सुमात्रा, यह जो है हमारे ग्रेट निकोबार से बमुश्किल 145 किलोमीटर है। ठीक है, तो सबसे समीप यही हुआ ना। ये देखिए यहाँ दिया भी हुआ है। वैसे ही है, मैपिंग का प्रश्न है, आप मैप देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि बोर्नियो, जावा और श्रीलंका की लोकेशन कहाँ है ग्रेट निकोबार से, और सुमात्रा की लोकेशन कितना है। ठीक है, चलिए ये बात कर लेते हैं अंतिम टॉपिक के बारे में। मुश्किल से 7-8 प्रश्न इसमें भी आपको मिल जाएगा। सीधा प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पूछा जा रहा है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके पास है ए हिंद महासागर, बी अरब सागर, सी बंगाल की खाड़ी अथवा डी प्रशांत महासागर। द्वीप समूहों में ना कुछ स्पेशल नहीं होता है कि आपको कुछ अलग से नया चीज़ करके बताया जाए, ऐसा कुछ होता नहीं। चलिए सही आंसर है इसका फिलहाल अरब सागर में है लक्षद्वीप। ठीक है, अगर इसकी लोकेशन देखना हो तो केरल के पास से आप जाएंगे, केरल से लगभग 200 से 300 किलोमीटर दूर स्थित है लक्षद्वीप। ठीक, जिसकी राजधानी है कावाराती या कवरत्ती भी कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। और यह जो है कहाँ पर है, तो यह कावाराती द्वीप पर ही है, कावाराती द्वीप पर ही यह है भी। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, इस चीज़ को जरूर जानते रहे कि इस लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीपों की उत्पत्ति कोरल रीफ से हुई है, जिसे प्रवाल भी बोलते हैं। ठीक है, प्रवाल भित्ति। ठीक है, लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीपों की उत्पत्ति किससे हुई है, प्रवालों से हुई है अथवा कोरल रीफ से हुई है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल ही है इसका। और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह इसका मिनिकॉय है। ठीक, और सबसे उत्तरी द्वीप समूह अमनदीवी है। ठीक, अमनदीवी है और सबसे दक्षिणी मिनिकॉय है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है। ऑप्शन है एक न्यूमर, बी कार निकोबार, सी अंडमान अथवा डी लक्षद्वीप।
चलिए सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप है। एक चीज़ और यहाँ देख लीजिए, 2-3 चीज़ें देखिए। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है एंडराट या एंदरात। आपको मैप में कहाँ मिल जाएगा बताऊँ? मैप में आपको, रुकिए मैं जो द्वीप के पास पहुँचूँ तब ना बताऊँ। हाँ, एंडरात जो है ना, यह आपको जो है लक्षद्वीप, जहाँ मैप में ऐसे ऐसे करके लक्षद्वीप बना होगा, ऐसे ऐसे करके लक्षद्वीप जो बना हुआ है, लक्षद्वीप के बाद ऐसे लंबा सा लक्षद्वीप जो लिखा होगा, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद आपको यहाँ पर जो है एक ऐसे द्वीप मिल जाएगा जिसका नाम लिखा होगा एंडेरॉट, ठीक है, एंडेरॉट लिखा होगा। अगर आपके पास ऑक्सफोर्ड की असलियत होगी तो पेज नंबर 29 पे, ठीक है। वहीं अगर आप कावारत्ती के पास, एक चीज़ और जान लीजिए, प्रश्नों के माध्यम से शायद नहीं मिलेगा ये, या फिर और भी अगर घटना चक्र में भी देखें तो मिलना है मुश्किल। तो देखिए, यहाँ का एकमात्र हवाई अड्डा है अगाती, उसके अलावा उसे छोड़िए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह है कि कावारत्ती जो द्वीप है, कावारत्ती द्वीप के उत्तर की तरफ जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा पिटी आइसलैंड। क्या मिल जाएगा? पिटी, PITTI, पिट्टी आइसलैंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर क्या है, जहाँ पर एक पक्षी अभ्यारण्य है, जहाँ पर एक पक्षी अभ्यारण्य है। थोड़ा सा ऐसे फैक्ट को जानना जरूरी रहता है भाई, पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। पक्षी अभ्यारण्य अंडमान निकोबार में कहाँ है? अरे इसमें लक्षद्वीप में, यह है पिट्टी आइसलैंड में, ठीक है। और मनुष्य को परमिशन भी नहीं है आने जाने की, ठीक। वहीं लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंडराट है, और एंडराट या एंडेरात, ठीक। और कावारत्ती लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। कावारत्ती नहीं, मिनिकॉय लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक। मिनिकॉय लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, और सबसे बड़ा द्वीप है एंडराट या एंदरात। शायद मैंने शुरू में बताते हुए बताया था आपको कि मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है, तो मिनिकॉय दूसरे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। लक्षद्वीप के अगर द्वीपों की संख्या की बात की जाए तो लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या है 36, यानी कि निकोबार से ज़्यादा है, निकोबार में 22 है, और अंडमान से कम है, अंडमान में 550 है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है ए दक्षिण पश्चिम भारत में, बी दक्षिण भारत में, सी दक्षिण पूर्वी भारत में, डी पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम भारत में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 17, बी 27, सी 36 अथवा डी 47। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 36, ठीक। लक्षद्वीप में 36 है, अंडमान में 550 है, और निकोबार में है 22। अगला बताइए कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप ए प्रवाल उत्पत्ति का है, बी ज्वालामुखीय उत्पत्ति का है, सी मृदा निक्षेपण का है, अथवा डी उपर्युक्त में से कोई ठीक नहीं है। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक। कोरल रीफ या प्रवाल उत्पत्ति के कारण लक्षद्वीप समूह का निर्माण हुआ है। वहीं अगर बात करें कि भारत में अन्य कहाँ कहाँ प्रवाल भित्तियाँ या कोरल रीफ पाई जाती हैं, तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में मिलती है, मन्नार या गल्फ ऑफ मन्नार में भी मिलती हैं। लक्षद्वीप की तो बात हो ही चुकी है। वहीं महाराष्ट्र के मालवन क्षेत्र में मिलती हैं, और साथ ही साथ कच्छ की या गल्फ ऑफ कच्छ में भी मिलती हैं। कच्छ की खाड़ी में भी प्रवाल भित्तियाँ भारत में पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है ए कैम्बे की खाड़ी, बी मन्नार की खाड़ी, सी कच्छ की खाड़ी, अथवा डी लक्षद्वीप और मिनिकॉय, अन्यथा ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। बस 6 प्रश्न और है, चिंता मत करिए। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक। यहाँ हमने बात की थी भारत में प्रवाल भित्तियाँ कहाँ कहाँ हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, मालवन महाराष्ट्र और कच्छ की खाड़ी। कैम्बे की खाड़ी की बात तो हुई ही नहीं, तो यहाँ पे प्रवाल उत्पत्ति का बात ही नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए कि निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? ऑप्शन है ए भटकल, बी अरनाला, सी मिनिकॉय, अथवा डी हेनरी। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी मिनिकॉय। बात हुई है ना, यह यहाँ पर है, मालदीव से कनेक्टेड हो जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? ऑप्शन है एलिफेंटा,
बी निकोबार, सी रामेश्वरम अथवा डी सालसेत? बताइए बताइए। भारत और श्रीलंका के मध्य जो है रामेश्वरम द्वीप स्थित है, ठीक है, ज़्यादा इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बताइए कि एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ऑप्शन है ए पणजी, बी रामेश्वर, सी पोर्ट ब्लेयर या डी मुंबई। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी मुंबई। ठीक, मुंबई जो है ना यह सालसेत द्वीप पर बना है। सालसेत या सालसेत आपको प्रश्नों में मिल जाएगा, सालसेट या फिर साल श्वेत द्वीप पर। ठीक, सालसेत या सालसेट लिखा हुआ कहीं भी मिल सकता है आपको। तो इस द्वीप पर पूरा का पूरा मुंबई नगर बसा हुआ है, ठीक है। और मुंबई के बारे में जब आ जाती है बात तो बड़ा छोटा का सवाल ही नहीं उठता है, नगर की बात आ गई तो। हालांकि पोर्ट ब्लेयर जो है सबसे बड़ा एरिया रखता है अपने पास, ठीक, पोर्ट ब्लेयर का एरिया सबसे बड़ा है, लेकिन नगरीय क्षेत्र की बात हो रही ना, और पोर्ट ब्लेयर में नगर का तो बात ही नहीं उठता है। ठीक, ऐसा नहीं नगर नहीं है, थोड़ा बहुत अधिवासित है, लेकिन इतना नहीं जितना मुंबई की बात हो रही है। मुंबई समझा कीजिए, माया नगरी की बात हो रही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है ए माजुली द्वीप, बी अंडमान, सी लक्ष्य अथवा डी सालसेट। चलिए सही आंसर डी सालसेट। ठीक, सबसे ज़्यादा आबादी है। भाई बम्बई की बात हो रही है, समझा कीजिए इसको थोड़ा सा। नेक्स्ट बताइए, सूची दी हुई है, आपको मैच कराना है, फटाक से जो है वीडियो को पास करिए और मैच कराइए। द्वारका और द्वीप के अलावा तो मैंने भी नहीं सुना था। चलिए सही आंसर बताता हूँ आपको। चीज़ें ईमानदारी से कितनी मज़ा आता है करने में, और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखिए द्वारका लगा सकते हैं हम लोग बड़े आराम से, अरब सागर में है कि नहीं। द्वीप हम लोग लगा सकते हैं, द्वीप बोल रहा हूँ, द्वीप हम लोग लगा सकते हैं, कहाँ पर है बताइए? दीव है काठियावाड़ तट पर, गुजरात के काठियावाड़ तट पर दीव है। दो तो लगा सकते हैं आसानी से। अब मिलाते हैं, देखते हैं मिल रहा है कि नहीं। सी का दो, एक ही जगह है सी का दो भाई साहब, ये तो पहले से ही हो गया अपना काम, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी सही है। दीव का देखते हैं, डी का एक भी एक ही जगह है। मतलब प्रश्न बहुत आसान है, तो पक्का आईएएस का नहीं होगा, यूपी पीसीएस का है, जीआईसी का प्रश्न है, ठीक है। 3 4 2 1 ऐसा नहीं प्रश्न आईएएस में आसान प्रश्न नहीं आते, लेकिन इस प्रकार से भी मिलना मुश्किल होता है, काफ़ी घुमा देता है वहाँ पर, अब जानते तो हैं आप लोग। तो देख लीजिए वयंत सयोधर, आइए एक्सप्लेनेशन के माध्यम से बात करते हैं, इधर गलत ना बता दूँ आपको क्योंकि सुना नहीं है। देखिए वयंत सयोधर कहाँ पर है? वयंत सयोधर द्वीप आपका कच्छ की खाड़ी में है। पीरम द्वीप कहाँ पर है? खंभात की खाड़ी में। मैंने मैप में खोजा लेकिन मिला नहीं। द्वारका द्वीप आपका अरब सागर में है, और दीव जो है यह काठियावाड़ तट पर है, ठीक। कहाँ पर? वयंत सयोधर कच्छ की खाड़ी, पीरम खंभात की खाड़ी, द्वारका अरब सागर तट और दीव काठियावाड़ तट। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कोरी क्रीक या निवेशिका कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए कच्छ की खाड़ी में, बी खंभात की खाड़ी में, सी कच्छ के लिटिल रन में या डी कच्छ के रन में। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी कच्छ के रन में। इसके बारे में नीचे बताऊंगा आपको, यहाँ नहीं, नीचे एक और क्रीक के बारे में बात की गई है, सर क्रीक के बारे में, ठीक है। आप लोग जो अंदाज़ा लगा रहे होंगे सर क्रीक और वो दोनों एक ही है, तो नहीं भैया एक नहीं है, सर क्रीक अलग है। अब बताइए सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? ऑप्शन है ए भारत पाकिस्तान, डी अफगानिस्तान और पाकिस्तान, सी चीन और भारत अथवा डी भारत और बांग्लादेश। निश्चित तौर पे पता है हमको, भारत में सर क्रीक विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच बना हुआ है। अब देखिए यह जो गुजरात का मैप है, आप देख रहे होंगे गुजरात का जो मैप है, ऐसे मान लीजिए है मैप, ठीक। इसमें अब खोजिए कहाँ मिलेगा हमको सर क्रीक। तो देखिए सर क्रीक मिल जाता है उत्तर में। सर क्रीक कहाँ मिलेगा? सर क्रीक आपको उत्तरी क्षेत्र में मिल जाएगा, ठीक। अगर आप मैप में देखना चाहें कैसे दिखाऊं तो यहाँ पर आपको सर क्रीक मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सर क्रीक मिल जाएगा, ये क्षेत्र सर क्रीक का आता है, ठीक है। और उसके बाद कोरी क्रीक या कोरी निवेश का, इसीलिए मैंने बोला था नीचे बताऊंगा। तो ऐसे नहीं, यहाँ पर नहीं, थोड़ा मैप और अच्छे से बनाना पड़ेगा इसके लिए मुझे। तो देखिए ऐसे आप लोग देख रहे होंगे रन ऑफ कच्छ चल रहा है। देखिए ये पहले ऐसे तो बना ही दूँ, ऐसे तो है, ठीक, ऐसे, फिर थोड़ा सा ऐसे आकर के ऐसे है ना, यहाँ पर तो ऐसे है। उसके बाद इधर से आप देखेंगे ना मैप में, ऐसे जो है ऐसे ऐसे बना होगा एक और क्षेत्र जिस पर लिखा होगा रन ऑफ कच्छ। नहीं मिल रहा होगा तो गुजरात वाला मैप देखेंगे आप लोग, वहाँ पर मिल जाएगा, रन ऑफ कच्छ लिखा होगा। तो
रन ऑफ कच्छ में ये पूरा ऐसे ऐसे बना है उसमें, ठीक। यह क्षेत्र जो यह क्षेत्र है, यह क्षेत्र, ये नहीं, यह क्षेत्र जो है यह आता है सर क्रीक में, ऐसे लिख दूँ। यह क्षेत्र सर क्रीक निवेश का है, यहाँ पर सर क्रीक है। और उसके अलावा ये वाला जो गैप है ना, ये वाला गैप है, इसको बोलते हैं कोरी क्रीक या कोरी निवेशिका, ठीक। यानी कि उत्तर में सर क्रीक है, दक्षिण में कोरी निवेशिका है, ठीक। कोरी क्रीक है। कोरी क्रीक कहाँ है? कोरी क्रीक कच्छ के रन में है, और वहीं सर क्रीक भी कच्छ के रन में ही है। कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही क्षेत्र दलदली क्षेत्र हैं, ठीक है। और भारत पाकिस्तान के बीच विवाद जो है कोरी क्रीक निवेशिका को लेकर के नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है सर क्रीक को लेकर के, ठीक है, सर क्रीक या निवेशिका को लेकर के। तो चलिए मित्रों, फिलहाल यह लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। सर क्रीक पर कब्जा फिर भारत का है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ मैप भी बना हुआ है, यह जो कच्छ रण का क्षेत्र है ये वाला, ठीक है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, जनजातियों के बारे में और जनजातीय भाषाओं के बारे में भी बात की जाएगी। थोड़ा लंबा रहेगा वो लेक्चर, तो तैयार रहिएगा, क्योंकि फिर इस लेक्चर के बाद हम पहुंच जाएंगे सीधा सीधा कहाँ पर? इस लेक्चर के बाद हमारा ख़त्म हो जाएगा यह पूरा भौतिक विभाजन, तो आज ख़त्म हो गया। थोड़ा बहुत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानते हुए हम सीधे चल देंगे अफवाह तंत्र को लेकर के, फिर जलवायु और मिट्टियों के बारे में जानते ही इस चैप्टर को या ज्योग्राफी के इंडियन पार्ट को ख़त्म करेंगे। इसमें जो फसलों के बारे में बात है वह भारत वाले चैप्टर से, भारत से डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। कृषि को लेकर के जो भी चीज़ें, इनके डाटा हमेशा बदलते रहते हैं, ठीक है। तो बात वहीं से की जाएगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कृषि, पशुपालन, खनिज संसाधन, इन सब के बारे में बात भारत 2020 से की जाएगी, ठीक। डाटा हमेशा नया रहे तभी काम आता है, पुराने डाटे का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। और चलते चलते एक लाइक बनता है।